हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2024 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रतिज्ञा अराइव्ड टू मी सॉरी प्रतिज्ञा अराइव्ड टू द रेलवे स्टेशन 5 आवर्स अर्ली। प्रतिज्ञा अराइव्ड टू द रेलवे स्टेशन 5 आवर्स अर्ली। यहाँ पे अराइव के बाद क्या लगता है? प्रीपोजिशन arrived at the arrived at the रेलवे स्टेशन 5 आवर्स अर्ली। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा आसान सवाल से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है? दिस आर्ट वर्क आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द पीरियड्स वर्क यू फॉर रियलिस्टिक स्टाइल। दिस आर्ट वर्क दिस आर्ट वर्क अगर ये सिंगुलर है मेरे भाई तो यहाँ पे आर होगा क्या? बिल्कुल नहीं। दिस आर्ट वर्क इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल, स्टार्टिंग के दोनों मुझे लगे हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर सवाल क्या बोलता है? द कंपनीज वेयर गिविंग इन द प्राइजेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। गिविंग इन द प्राइस क्या होता है? अगर हम बात करें गिव इन के बारे में तो गिव इन का मतलब होता है समर्पण कर देना। तो क्या हम समर्पण कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। द कंपनीज वेयर गिविंग द प्राइजेस इन क्या है? सुपरफ्लुअस है, मतलब बेकार इस्तेमाल किया गया है, इसको हम हटाएंगे। द कंपनीज वेयर गिविंग द प्राइजेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। ठीक है, पहला तीनों सवाल बेहद आसान। नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर चेक करते हैं। प्रतीक वाज प्लानिंग टू आस्क श्रेया फॉर ए फेवर। वो प्लान कर रहा था कि भैया हम श्रेया से एक फेवर मांग लेते हैं, बट ही कुड नॉट मस्टर अप द करेज। वो साहस जुटा नहीं पाया, सो ही ब्लैक्ड आउट। तो उसने क्या किया? अब इसी को आपको यूज करना है कि करेक्ट यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में। एक तरफ है ब्लैक्ड आउट जो कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है ब्रोक इन, यहाँ पे है चेकड आउट, यहाँ पे है टर्न आउट डाउन और यहाँ पे है चिकन आउट। कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो ये एक थोड़ा बढ़िया सवाल मुझे लग रहा है, देखते हैं। जो ब्रेक इन होता है इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक इन का मतलब होता है कोई काम में अगर आप किसी को इंटरफेयर करेगो, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इन, मतलब खलल डालना, आप ये कह सकते हो खलल डालना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इन। अगर हम बात करेंगे चेकआउट के बारे में, किसी होटल में आप रूम लेके रहते हो तो छोड़ते वक्त क्या बोलता है? चेकआउट कर दीजिए, मतलब छोड़ने के अर्थ में इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं चेकआउट का। ठीक है, या फिर अगर कुछ चीज़ आप जांच वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए भी हम चेकआउट का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक वर्ड हमारे पास है टर्न डाउन। टर्न डाउन इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को आप डिनाई करोगे, रिफ्यूज करोगे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? टर्न डाउन का। यानी कि आप कोई चीज़ को डिसअप्रूव करोगे, यानी कि अस्वीकार कर देना, दैट इज कॉल्ड अस्वीकार कर देना, दैट इज कॉल्ड टर्न डाउन। ठीक है मेरे भाई। अगला जो वर्ड है वो है चिकन आउट। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, अब चाहो तो लिख लो। चिकन आउट का मतलब होता है डर के पीछे हटना। ठीक है, डर के पीछे की तरफ हटना। अब तुम खुद ही बताओ कि वो क्या कर रहा था। प्रतीक वाज प्लानिंग टू आस्क श्रेया, एक फेवर के लिए वो प्लान कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटा नहीं पाया। वो क्या हो गया? डर के पीछे हट गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी तुम कोई जो वर्ड है बचा हुआ 3 है, इसको यहाँ पे अप्लाई करके चेक कीजिए कि क्या वो सही अप्लाई हो रहा है। नहीं होगा मेरे भाई, तो 4 क्या है? करेक्ट आंसर है। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, फेमाइन्स जो होते हैं, भुखमरी जो होते हैं, वेयर फिल इन द ब्लैंक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यू टू मेनी रीजंस। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भुखमरी हुए थे किस काल में? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यू टू मेनी रीजंस, बहुत सारे कारणों से फैमिन हुए थे। तो जो फेमाइन्स भुखमरी हुए थे वो किसी कारण से हुए थे, तो क्या बोलेंगे? वेयर कॉज्ड, डिस्करेज्ड, ये तो वर्ड होगा ही नहीं। एक्सक्रूसिएट का मतलब क्या होता है? एक्सक्रूसिएट का मतलब होता है जो चीज बड़ा ही कष्टदायी होती है उसको बोलते हैं एक्सक्रूशिएशन। एक्सक्रू एक्सक्रूसिएट, कष्टदायी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रूसिएट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? फेमाइन्स वेयर कॉज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यू टू मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण थे। आगे पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कह रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट,
following import of machine made goods from Britain, over exploitation of farmers and fill in the blanks access to food। ये कह रहा है कि बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से फेमाइन्स हुए थे। उस कारण में क्या क्या शामिल था, तो आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो फॉलो कर रहा था इंपोर्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स, जो मशीन की बनी वस्तुएं थी जो ब्रिटेन से लौट के आ रही थी, इंपोर्ट हो रही थी, वो भी एक कारण थी। ओवर शोषण किया जा रहा था फार्मर्स का, एंड फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेस टू फूड। समझ रहे हो? तो ये हम क्या बोलेंगे, इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड तो करेंगे नहीं। उन सारे रीजन्स में हम इंक्लूड करेंगे ये सारी चीजों को लेकर के। तो इंक्लूडिंग लार्ज स्केल मशीन मेड गुड्स, थोड़ा बहुत अगर होता तो फेमाइंस तो आते ही नहीं है। इसका मतलब लार्ज स्केल पे क्या हो रहे थे, जो मशीन मेड गुड्स थे उसका इंपोर्ट हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, और एक और चीज था, जो उनका फूड था, फूड के एक्सेस थे, उन पे क्या किया गया था, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। बेसिक एक्सेस टू फूड किस तरह का सेंटेंस होगा, बेसिक एक्सेस टू फूड, ये तो होगा ही नहीं। तुम खुद देखो यहाँ पे, ब्रिटेन के साथ मशीन मेड गुड्स का इंपोर्ट किया जा रहा था, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स किए जा रहे थे, और जो फूड के लिए एक्सेस था उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, भुखमरी हो गया। अगर आसानी से फूड मिल जाते तो फेमाइंस तो आता ही नहीं। तुम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया सफर्ड टू वेरी सीवियर ड्रॉट्स, दो बहुत खतरनाक वाले, गंभीर वाले उसने सूखा देखा उसने, 1965 में और 66 में। 2 साल लगातार क्या हुआ, भारत में सीवियर ड्रॉट्स हुए, सूखा पड़ गया। तो इंडिया ने अचीव किया फिल इन द ब्लैंक्स इन फूड ग्रेन्स बाय द ईयर 1976। ठीक है, जिसके वजह से इंडिया ने अचीव करा, क्या अचीव करा, फूड ग्रेन्स के अंदर सक्सेस, इनकॉम्पिटेंसी, गोल, सेल्फ सफिशिएंसी। सक्सेस तो होगा नहीं। ठीक है, इंडिया अचीव्ड सक्सेस इन फूड ग्रेन्स बाय द ईयर 1976 थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीड वाटर फर्टिलाइजर लेड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने पढ़ा होगा आगे चल के ये सब चीजें, कि इस साल जा करके भारत क्या हो गया, फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। उसके लिए कितने साल लग गए, लगभग 10 साल लग गए। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इनकॉम्पिटेंसी तो होगा नहीं, अयोग्यता की बात ही नहीं हो रही है, गोल की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रही है, सेल्फ सफिशिएंट होने की बात हो रही है। वो ये कह रहा है कि 1976 में जाकर के हम लोगों ने अचीव किया सेल्फ सफिशिएंसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किस तरीके से हुआ, हमने इंप्लीमेंट किया सीड वाटर फर्टिलाइजर, बीज का, पानी का और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, जो लेड किया गया किसमें, ग्रीन रिवॉल्यूशन में इस्तेमाल किया गया था। ये जो व्हाइट वाला है ये किसके लिए है, दूध के लिए होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए थे, वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बड़ा आसान सवाल हो जाएगा, द कंट्री इज नो लॉन्गर एक्सपोज टू रियल फेमाइन्स। फेमाइन्स, हालांकि लैक ऑफ परचेजिंग पावर कंटिन्यूज टू हॉन्ट पीपल इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो परचेजिंग, जो क्रय क्षमता थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी हमारे देश की। ठीक है, वो कंटिन्यू रहा, लेकिन यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट जो है वो 1976 में हम लोग हो चुके थे। ये यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आपका कह रहा है। आगे बढ़ते, नंबर 10 सवाल क्या बोलता है मेरे भाई। नंबर 10 क्या बोलता है, इन द विंटर सीजन द पुअर वुमेन नीडेड अ रिफ्यूज। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं शरण, शरण बोलते हैं इसको। कि ठंडे के मौसम में क्या होता है कि जो पुअर वुमेन थी उसको जरूरत थी शरण की, वेयर शी कुड लिव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो शरण कहाँ ले सकते हैं, टेंट में, स्कूल में, शेल्टर इज द करेक्ट आंसर हुआ। हमें एक शेल्टर की जरूरत थी उस पुअर वुमेन को देने के लिए, जिससे कि वो लिव फ्रीली और इंडिपेंडेंटली जी सके। समझ के बाद, तो अच्छा सवाल था ये वाला। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 पे चलते हैं। ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट वेल। ऑलमोस्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये सुपरफ्लुअस है मेरे भाई। क्वाइट वेल कॉमनली यूज किए जाते हैं, ही इज क्वाइट वेल। ऑलमोस्ट यूज करने का क्या मतलब है, ये सुपरफ्लुअस है, एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 12 पे चलते हैं। मेनी अ वुमेन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर फैमिली। मेनी अ वुमेन, अगर हम सिंपल ये बोलते हैं कि मेनी वुमेन, तो फिर इसके बाद जो आता है वर्ब ना, वो प्लुरल वर्ब आता। ठीक है, लेकिन अगर ये वर्ड बोल रहा है कि मेनी अ वुमेन, ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन में ये प्लुरल नहीं आता, ये आता है सिंगुलर।
ठीक है, तुम क्या बोलेंगे? मेनी अ वुमेन, इसको बोलते हैं अनगिनत महिलाएं। मेनी अ वुमेन का मतलब होता है अनगिनत महिलाएं, और जो मेनी वुमेन है बहुत सारी महिलाएं। ठीक है, इसके संग जब भी आता है वो क्या आता है? सिंगुलर वर्ब ही आता है। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे? मेनी अ वुमेन वर्क्स, वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। इट इज बेटर टू फोकस ऑन योर फिल इन द ब्लैंक्स देन टू वंडर एमलेसली। बिना गोल के, बिना लक्ष्य के भटकने से बेहतर है कि तुम कोई फोकस करो अपने करियर पे। तो वो करियर ये वाला करियर होगा। ये करियर ढोने वाला करियर है। ये कुरियर जो सामान पहुंचाता है वो वाली है। ये तो कुछ होता ही नहीं है, और ये तुम्हारा फ्यूचर वाला करियर है। द कैलेंडर, ओहो यहाँ पे क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक वही पूछ रहा है क्या आपसे? स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे दे रखा है। द मैकेनिक्स ट्राइड अ लॉट टू गेट दैट कार, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट। आपसे कह रहे हैं, इस जो मैकेनिक था उसने कोशिश किया बहुत सारा कि उस कार को हम क्या करें? फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट। एक्सीडेंट हो जाएगा, टूट फूट जाएगा कार को, शायद नहीं चल रहा हो, तो क्या करेगा? खींच के लेके आएगा ना उसको। तो टी ओ डब्ल्यू जो होता है इसका मतलब ही होता है खींच के ले जाना। टी ओ डब्ल्यू जो टाउ होता है इसका मतलब होता है खींच के ले जाना। ये टोड अलग है, ये टोल्ड तो अलग है। और ये टी ओ ई जो होता है, ये पैर की उंगलियों को बोलते हैं टोई। ठीक है, पैरों की उंगलियों को क्या बोलते हैं? टोई। तो ये वर्ड यहाँ पे जो है, होमोनिम का एक सवाल है ये, जिसका साउंड लगभग सेम है और मीनिंग सबका अलग है। आपको चूज करना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्या बोलेंगे? ये जो टी ओ डब्ल्यू है इसका मतलब होता है खींच के ले जाना, खींच के ले जाना। आगे बढ़ते हैं और 16 पे आते हैं। द बैलून स्टार्टेड टू डिफ्लेट आफ्टर बीइंग pricked विद अ नीडल। ठीक है, उसमें से हवा निकलने लग गई, जैसे हमने उसमें क्या किया? सुई को चुभो दिया। तो आपसे कह रहा है कि एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब होता है हवा को निकाल देना। तो इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है? हवा को भर देना। अपोजिट क्या हो जाएगा? इनफ्लेट। लेकिन ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लैटन। इसका मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है फ्लैट, उससे बन गया फ्लैटन, मतलब समतल कर देना। कोई चीज को आप समतल करोगे, समतल कर देना इज कॉल्ड फ्लैटन। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाना, सिकुड़ना। और कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब किसी चीज को दबाना, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस। ये जो वर्ड आपसे पूछ रहा है फर्टाइल, इसका सिनोनिम क्या होगा? फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, प्रोडक्टिव। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेक्टिक का मतलब होता है बिजी, बड़ा ही व्यस्त शेड्यूल है आपका। व्हाट है हेक्टिक शेड्यूल बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड हेक्टिक शेड्यूल, बिजी शेड्यूल। अम्यूजिंग बोलते हैं जो मनोरंजक है। अम्यूजिंग का मतलब होता है मेरे भाई मनोरंजक। डिस्ट्रक्टिव इज ऑल अबाउट विनाशकारी। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? बट हमारे पास है एफर्म, जिसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। एफर्म या कंफर्म, दोनों का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना, सिद्ध करना। कोरिलेट, सह संबंधी बनाना, उसको बोलते हैं कोरिलेट करना। डिलीवर, पता ही है आपको। ठीक है, कॉन्वे का मतलब होता है प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्वे। नहीं बोलते मेरा मैसेज आप किसी और को कन्वे कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड प्रदान कर दीजिए, डिलीवर कर दीजिए। समझ गए बात? ये कह रहे द माइटी गेंट, गेंट नहीं जेंट होता है, GIANT, जेंट। इसका मतलब बहुत विशाल चीजें होती है। द माइटी जेंट ब्रॉट अ मैरीगोल्ड फॉर द प्रिंसेस। तो आपसे वही पूछ रहा होगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? ये वाला जेंट क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक थी। आगे बढ़ जाते हैं। आई कांट बिगिन टू टॉक ऑन दिस सिचुएशन राइट नाउ। मैं शुरू नहीं कर सकता इस बात करने के लिए इस सिचुएशन में। ठीक है, आई एम स्टिल रैपिंग माई हेड अराउंड इट। अभी जो इडियम है, रैप वंस हेड अराउंड, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, एक्चुअल जो इडियम उसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे, रैप वंस हेड अराउंड, इसका मतलब क्या है? रैप वंस, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप कोई चीज समझना चाहते हो, टू फुली अंडरस्टैंड, जो चीजें बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, उसको आप समझ रहना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड रैप वंस हेड अराउंड। समझ गए? तो लिख लो यहाँ पे, टू फुली अंडरस्टैंड, टू फुली अंडरस्टैंड, ठीक है, समथिंग कॉम्प्लेक्स और
डिफिकल्ट। जो मुश्किल है, जटिल है, उस चीज को समझने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? रैप वंस हेड अराउंड। तो क्या बोलेंगे? अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आसान था। आगे बढ़ते, इट इज हाई पे जॉब नहीं होता, हाई पेइंग जॉब होता है। ठीक है, इट इज ए वेरी हाई पेइंग जॉब। आगे बढ़ेंगे। आई हैव कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग द माइंड ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर बॉयस्टरस। बॉयस्टरस का मतलब होता है शोरगुल से भरा हुआ। ठीक है, उसी को बोलते हैं बॉयस्टरस। इसका क्या पूछ रहा है आपसे? एंटोनिम पूछ रहा है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बड़ा ही काम होगा, प्लेसिड होगा, दैट इज कॉल्ड शांत होगा। बॉयस्टरस एक तरफ क्या है? शोरगुल से भरा हुआ है। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बड़ा ही शांत होगा। ये जो वर्ड है रॉकस, इसका मतलब क्या होता है? जो कर्कश होता है उसको बोलते हैं रॉकस, कर्कश चीजें। और क्लैमरस भी होता है कोई चीज जो शोरगुल से भरा चीज है, उसको बोलते हैं क्लैमरस। ठीक है, समझ के बाद। और ये जो वर्ड है फ्रदिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो जरा, इसको बोलते हैं झाग निकलना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉदिंग। ठीक है भाई। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है चीप, मतलब सस्ता। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? एक्सपेंसिव। ठीक है, यहाँ पे और कोई वर्ड है क्या? देखो यहाँ पे एक वर्ड डोल्टिस। डोल्टिस का मतलब होता है कोई चीज नहीं, मूर्ख को बोलते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है फुलिस। ठीक है, श्रेव्ड, गंवार, लाइवली, जीवंत। ठीक है। और पोल्ट्री पता ही है आपको, पोल्ट्री एक वो होता है, वो वाली पोल्ट्री जो मुर्गी वाली होती है, मुर्गी फार्म को बोलते हैं पोल्ट्री। यहाँ पे जो होती है, ये तुच्छ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रिवियल हो गया, है ना, जो बेकार चीजें है, इनसिग्निफिकेंट है, दैट इज कॉल्ड पोल्ट्री, आप उसको बोल सकते हो। द रिवॉल्ट ऑफ द लेबरर्स विल बी कंसिडर्ड एज एन एपोक। ये क्या होता है? ये किसी युग को डिनोट करता है, युग को, काल को दिखाएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि द रिवॉल्ट ऑफ लेबरर्स विल बी कंसिडर्ड एज एन एपोक इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। पूरे विश्व के इतिहास में इसको एक युग माना जाएगा, जब मजदूरों ने क्या किया? रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? उसको युग काल का मतलब क्या होता है? एक बड़ा ही, एक लंबा चौड़ा 100-150 साल का एक युग होता है, उसी को बोलते हैं काल। तो क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट पीरियड बोलेंगे। इवेंट नहीं है ये, कोई 2-4 घंटे का इवेंट नहीं है। ये एक बड़ा सा काल है, पूरा एक पीरियड है, पूरा का पूरा। मेजर नहीं है ये, ना ही कोई एक्ट है, बल्कि ये पीरियड है। ठीक है। आखिरी सवाल, यू कैन बेस्ट आइडेंटिफाई द फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है सुख के साथ ही जो दुख में साथ छोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आप ऑप्शन चूज कर लो। बेस्ट फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स हु कम इन गुड वेदर कंडीशंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मौसम देख के नहीं आता। ऐसे दोस्त जो सिर्फ पैसे देख करके आते हैं, सुख के साथ ही जो दुख में साथ छोड़ देते हैं। फ्रेंड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि के समय पे क्या होता है? वो फ्रेंड बन जाते हैं, दुख दुख आती है तो वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे गलत काट दो। गुड रेन देख के नहीं आते दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।